अज़ीज़ दोस्तों नमस्कार। अज़ीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान और KPK के हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। उस पर मैं तफसील से बात करने से पहले कुछ खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। आपको याद होगा कि जब भारत के नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स को कतर में सज़ाए मौत दी गई थी, तो काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि इस पे वीडियो बनाओ और उस पर बात करो और कतर की क्लास लो। तो मैंने उस वक्त भी आप सबसे यही कहा था कि ये एक 8 इंसानी ज़िंदगियों का मसला है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर इशू पे हर आदमी बोले, और ये भारत की सरकार को हैंडल करने दें। आई हैव फुल ट्रस्ट इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज टीम, स्पेशली फॉरेन अफेयर्स की जो टीम है जयशंकर जी की लीडरशिप में। उन पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे। हम बीच में बोल के कतर को गालियां दे के हम मामले को क्यों ख़राब करें। और बड़ी खुशी की बात है कि कतर की कोर्ट ने उनकी सज़ाए मौत ख़त्म कर दी है, और यही हमारे लिए बेटर वो था कि हम उठ के शुरू हो जाते कतर ने ये किया, कतर ऐसा है, कतर वैसा है, हम एक मामले को ख़राब करते। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, अनदर विक्ट्री बाय भारत फॉरेन ऑफिस। अज़ीज़ दोस्तों, इसके बाद आगे कुछ छोटी छोटी खबरें शेयर करूंगा कि लाहौर में एक्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के घर पे धमाका हुआ। 2 पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, मरने वालों की तादाद नहीं बताई। अज़ीज़ दोस्तों, सिंध में जैसे आपको पता है कि सिंध में पाकिस्तान आर्मी की एक रेगुलर रेजिमेंट रेंजर्स के नाम से 1989 से मौजूद है, यानी सिंध डायरेक्ट आर्मी के कंट्रोल में है 1989 से, और उसका खर्चा सिंध गवर्नमेंट उठाए, और इसका लंबा चौड़ा ऑपरेशन का जो खर्चा है वो सिंध गवर्नमेंट उठाती है, और हर 3 महीने बाद सिंध गवर्नमेंट इनको एक्सटेंशन देती है। यानी 89 में ये 3 महीने के लिए आए थे और लीगली 3 महीने से ज़्यादा नहीं रुक सकते, तो हर 3 महीने बाद सिंध गवर्नमेंट इनको एक्सटेंशन देती है। और उसको जस्टिफाई करने के लिए 3 महीने पूरे होने से पहले कराची में टारगेट किलिंग बढ़ जाती है, क्राइम बढ़ जाता है, और फिर वो जस्टिफाई करते हैं कि इसके लिए। तो भाई साहब, आप 89 से कराची में बैठे हो, कराची के हालात क्यों ठीक नहीं हो रहे? आपने तो कराची का पानी बेचना शुरू कर दिया, पूरे कराची को टैंकरों में आप पानी बेच रहे हैं। कराची की 200 मार्केट से आपका बंदा हर हफ्ते जुम्मे के बाद जाता है और अपना भत्ता लेने के लिए। आप कराची के शादी हॉल चलाते हो, आप कराची के पेट्रोल पंप चलाते हो, आप कराची के क्रिमिनल गैंग्स को सपोर्ट करते हो, उनको पेट्रोनाइज करते हो, उनसे हिस्सा लेते हो। आप तो क्राइम के बादशाह हो खुद। अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि रेंजर्स ने सिंध गवर्नमेंट से कहा है कि 2 बिलियन रुपया दो, हमें एंटी रायट गियर व्हीकल्स लेनी है। 2 बिलियन रुपया दो ताकि हम ये गाड़ियाँ लें। 2 बिलियन में से 50 करोड़ की गाड़ी लेंगे, 1.5 बिलियन खा जाएंगे, या हो सकता है एक भी गाड़ी ना लें, पुरानी गाड़ियों को ही पेपरों में दिखा के। तो ये इनकी औकात है। तो सिंध गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि हम आपको 2 बिलियन नहीं दे सकते। अजीज़ दोस्तों, एक और ख़बर है कि पाकिस्तानी, जैसे कि अमेरिकन अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि पैसों के लिए अपनी माँ भी बेच देते हैं। तो अभी एक अमेरिकन सिटीज़न ने पाकिस्तान की सरकार से परमिशन मांगी कि मैं चित्राल में मारखोर का शिकार कर सकूं। मारखोर एक डिस्टिंक्ट एनिमल है, और उसकी हिफाजत के लिए और इसकी नस्ल कुशी ना हो जाए, इसलिए इसकी शिकार पे पाबंदी है। तो $2,32,000 कैश दे के इसने परमिशन हासिल की और मारखोर को मारा। आपको मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान आर्मी का और ISI का ऑफिशियल लोगो मारखोर है, और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा मारखोर दुनिया भर में ये कर रहा है, वो कर रहा है। इनके मारखोर को एक अमेरिकन ने $2,32,000 के बदले में मार गिराया। अजीज़ दोस्तों, न्यू ईयर नाइट है। न्यू ईयर नाइट में पूरी दुनिया जश्न मनाती है। हमारे पाकिस्तान में भी इसको खूब धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे केयर टेकर पपिट प्राइम मिनिस्टर
انوار الحق کاکڑ جو کہ ایک इलीगल प्राइम मिनिस्टर है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान किसी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को 3 महीने से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर रहने की इजाज़त नहीं देता। उन्होंने अभी कौम के साथ अपना एक भाषण दिया है टीवी पे और उसमें बताया है कि उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। ये नहीं बताया कि मैं दुनिया भर की ऑफिशियल प्रोटोकॉल पे अपने ख़ानदान, रिश्तेदारों और दूर दूर के दोस्तों समेत विज़िट कर चुका हूँ। इन्होंने कहा कि न्यू ईयर नाइट मनाना हराम है और पाकिस्तान में हम न्यू ईयर नाइट मनाने की कोई भी उस पर पाबंदी लगा रहे हैं और जिसने भी न्यू ईयर नाइट मनाई वो जुर्म करेगा। अब अज़ीज़ दोस्तों, इस मुल्क के लोगों के पास बचा क्या है? रबीउल अव्वल के जुलूस निकालो, मुहर्रम के मातम मनाओ, प्रोटेस्ट करो, मारो कूटो, मतलब कत्ल गारत नफ़रत, इसके अलावा इस कौम में कुछ बचा ही नहीं है। खुशियाँ मनाने के छोटे छोटे जो ज़रिए होते हैं, जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, उससे भी इनको ले गुज़रे। अज़ीज़ दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले ये 2 मिनट की वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये राणा यशवंत सिन्हा हैं, मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हैं। इंडिया न्यूज़, एक्स न्यूज़ और ऐसे कई चैनल्स के चीफ हैं और पिछली बार भी मैं जब इंडिया आया था तो इनके चैनल पे मैं कई बार गया था। इस बार भी मैं इनके पास बैठा था लास्ट वीक दिल्ली में, तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें से ये 2-2.5 मिनट का मुझे किसी ने भेजा है कि इस वक्त इंडिया में ये मोस्ट वायरल वीडियो है। तो मैंने कहा कि आपके साथ ये 2 मिनट की वीडियो जो वायरल हुई है तो शेयर कर दूँ। एक बात अभी आपने कही कि पाकिस्तान के भीतर आतंकवादियों ने ही पाकिस्तान सरकार के नाको दम कर दिया है। उसका एक कारण यह भी कि हिंदुस्तान ने अपने इन्फिल्ट्रेशन बंद कर दिया। पूरे 10 साल के भीतर भारत के भीतर कोई भी आतंकवादी वारदात नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में जब भी हुई है तो फिर वो मारे गए हैं, घेर करके मारे गए। मोदी सरकार को हिंदुस्तान के भीतर आप किस तरह से देखते हैं? देखें, मुझ पे मेरे दोस्त और दुश्मन इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं मोदी भक्त हूँ। मैं इंटरनेशनल अफेयर्स का स्टूडेंट हूँ। दुनिया में ऐसा कोई लीडर मुझे नज़र नहीं आता। वरना ये तो नहीं है कि मुझे मोदी जी से कोई फ़ायदा है या ना मैं वो इंडियन हूँ कि वोट डाल सकूँ या कुछ, लेकिन मुझे इस देश से मोहब्बत है। तो उसमें मैं देखता हूँ कि जो इस देश के लिए मोदी जी ने किया, या मोदी जी अकेले नहीं होता कोई भी, ठीक है, टीम है। जयशंकर जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ जी हैं, अजित डोवल साहब हैं। एक अच्छी टीम है जो मिल के भारत को चला रही है और भारत का परिवर्तन हुआ है। आप ये देखें कि 2014 से आज की आप किसी भी फील्ड में कंपैरिजन देख लें। जैसे एक मिसाल है कि 2014 में मेरा ख्याल है 69 एयरपोर्ट्स थे भारत में, आज 140 से 74 थे। ठीक है, आप रोड नेटवर्क को देख लें, डबल से ज़्यादा हो गया है 10 साल में। आपका इकोनॉमी को देख लें, शायद इस वक्त $650 बिलियन का रिज़र्व है। भारत का गोल्ड रिज़र्व डबल हो रहा है। इसके अलावा आपका रेलवे सिस्टम देखें, कितने शहरों में मेट्रो लग गई। आपका हर चीज़, मेरी स्टडी, हिंदुस्तान की खबर रखते हैं। जी जी बिल्कुल, मेरा इंटरेस्ट है ये। 2014 से पहले भारत में फौजियों के लिए हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट बाहर से आती थी। आज आप एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत भी बना के डोमेस्टिकली खड़ा कर देते हैं आप। तो मुझे फिर क्यों ये लीडर पसंद आए जो अपनी पब्लिक को, आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर लास्ट ईयर भारत आता है तो कहता है मैं हैरान हूँ डिजिटलाइजेशन देख के। तो वो तो मैं भी हैरान हूँ कि हम रास्ते में हाईवे के पास चाय पी रहे थे, मोबाइल निकाला, ठग पेमेंट कर दी। ये तो यूरोप में भी नहीं होता भाई। तो यहाँ पे तो 10 रुपये की पेमेंट भी डिजिटलाइजेशन। इससे ज़्यादा क्या इनकलाब आएगा, क्या रिवॉल्यूशन होगा जो इस सरकार ने यहाँ पे। अगर इसी आईने में हिंदुस्तान के आईने में पाकिस्तान को देखते तो उधर क्या दिखता है? मैं तो फिर मुझे कहते हैं कि मैं गद्दार हूँ। इवन पाकिस्तान में आम रहने वाले लोग आज अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें भी एक मोदी जैसा लीडर दो। ये फ़र्क है इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में। अजीज़ दोस्तों, फैज़ाबाद सिट इन जो हुआ था, आपको याद होगा जब ये इमरान खान को लॉन्च कर रहे थे और नवाज़ शरीफ मिलने आए थे मोदी जी नवाज़ शरीफ से लाहौर। तो जब मिलने आए और मिठल साहब भी जो थे आयरन टाइकून हैं वो भी उनके साथ थे और नवाज़ शरीफ खुद आयरन टाइकून है पाकिस्तान का।
تو اس سے آرمی میں بددلی پھیل گئی کہ وہ مودی جس کو ہم پورے پاکستان میں نفرت بڑھا رہے ہیں اس کے خلاف، وہ مودی اچانک بغیر کسی کو بتائے آتا ہے اور اسلام آباد نہیں آتا، لاہور آتا ہے، نواز شریف کے گھر جاتا ہے، نواز شریف کی مطلب تحفے تحائف دیتے ہیں۔ نواز شریف نے مودی جی کی مدر کے لیے ایک ساڑی دی، اور یہ تو دوستیاں بڑھا رہے ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو جیسے ہی مودی جی واپس گئے تو جو مودی کا یار ہے غدار ہے کے نعرے لگے، اور نواز شریف کو آخر کار حکومت چھوڑنی پڑی۔ وہ حکومت چھوڑنے کے لیے انہوں نے اور جو ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے وہ فیض آباد سٹ ان تھا۔ انہوں نے اپنے نئے پالے ہوئے گنڈے تحریک لبیک پاکستان کو ایکٹیویٹ کیا اور اس کو بولا کہ دھرنا دے دو فیض آباد انٹر ایکسچینج پہ، تاکہ نواز شریف پہ پریشر بڑھے۔ اور وہ آپ کو میں نے پہلے ویڈیو دکھائی تھی، میرے پاس آج بھی وہ ویڈیو پڑی ہے، کہ دھرنا ختم کرنا تھا نا جب ان کا کافی دنوں کے بعد، تو اس وقت ایک سٹنگ جنرل 2,000 روپے کے لفافے دے رہا تھا جتنے لوگ دھرنے میں بیٹھے تھے۔ وہ ویڈیو وائرل ہے اور میرے پاس بھی موجود ہے، لیکن میں آپ کو کتنی چیزیں دکھاؤں۔ تو اس فیض آباد کا جو پورا ماسٹر مائنڈ تھا نا، وہ فیض حمید تھا، اس وقت کا ISI جنرل، اور عمران خان کا ناجائز باپ۔ عمران خان کے ویسے تو کئی ناجائز باپ ہیں، کیونکہ حمید گل نے اس کو لانچ کیا تھا ISI چیف نے، پھر احمد شجاع پاشا نے اس کو اسٹرانگ کیا، پھر ظہیر الاسلام نے اس کو اور اسٹرانگ کیا، اور پھر یہ بھائی صاحب فیض حمید نے تو اس کو پرائم منسٹر تک بنا دیا، اور اس کی مرضی کے طالبان کو افغانستان میں سیٹ کرایا۔ تو اب نواز شریف واپس لاڈلا بن گیا اور عمران خان اس وقت جیل میں ہے۔ تو نواز شریف کے لوگوں نے کیس کیا ہے فیض حمید کے اوپر کہ وہ جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا اس کا ماسٹر مائنڈ یہ تھا، اور ISI کا کیا حق تھا کہ پاکستان کے ایک ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف اس قسم کے دھرنے کرائے۔ ایک کمیشن بٹھایا گیا ہے اور ان کی اب انکوائری ہوگی۔ سپریم کورٹ نے ایکس DG ISI جنرل فیض حمید اور شوکت عزیز صدیق ریموول پلی میں بھی ان کو ڈالا ہے۔ عزیز دوستوں، آرام کو جو دنیا کی دوسری بڑی کمپنی ہے، آئی تھنک 2 ٹریلین سے اوپر جا چکی ہے اس کی ویلیو، اس نے گیس اینڈ آئل پاکستان کی جو کمپنی ہے گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ، اس کے 40% شیئر خرید لیے ہیں۔ پاکستان میں اب بکنے کے لائق کچھ بچا نہیں ہے، گیس اینڈ آئل کمپنی کے بھی شیئر انہوں نے خرید لیے ہیں۔ عزیز دوستوں، مین ایشو جو ہے اس وقت وہ پختون اور بلوچستان کا ہے۔ پاکستان پختونوں کو ڈپورٹ کر رہا ہے زبردستی، اس میں مال بنانے کا ان کا دھندا ہے۔ جو لیگل پختون ہیں افغانستان کے اور جو پاکستان کے پختون ہیں ان کو بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، وہ پہ پیسے لے کے چھوڑ رہے ہیں ان کو۔ تو اس لیے اب کچھ پختون، امریکہ نے کہا تھا کہ وہ ہم امریکہ لے کے آئیں گے، وہ ویٹنگ میں تھے، ان کو بھی اٹھا کے زبردستی افغانستان بھیج دیا گیا ہے۔ پاکستان اس وقت طالبان سے فل فلیج پنگے لے رہا ہے، لیکن جنگ منگ کرنے کی اوقات نہیں ہے۔ جس طرح انڈیا کے ساتھ پروکسی اور ٹیررزم، اسی طرح افغانستان کو بھی پاکستان پنگے لے رہا ہے، لیکن یہ طالبان ہیں، سر پھرے ہیں۔ ہوپ فلی بہت جلد طالبان ان کو سبق سکھانے آ جائیں گے۔ عزیز دوستوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ KPK میں پختون اس وقت ٹوٹلی اینٹی پاکستان ہو چکے ہیں، اور ان کو اب پنجابی آرمی نے بالکل پاکستان سے نفرت کے پاس لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو پختونوں کی آپ کو پتہ ہے 3 لیڈرشپ ہیں۔ ایک ہے PTM جو کہ یوتھ آف پختونس کو لیڈ کر رہی ہے منظور پشتین کی۔ منظور پشتین تو زمانہ ہو گیا، اب جیل میں بیٹھے ہیں، اور منظور پشتین کے کافی لوگ بھی گرفتار کر لیے ہیں۔ ایک دوسری ہے PTI جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی، اور بہت ہی بڑی ان کی ریپریزنٹیشن ہے، 10 سال انہوں نے حکومت بھی کی ہے۔ ان کا بھی عمران خان اور جتنے پختون لیڈر ہیں یا تو غائب جیل میں ہیں یا چھپے ہوئے ہیں، مراد سرید ٹائپ کے لوگ۔ اور تیسری جو ہسٹوریکل پختون لیڈرشپ ہے وہ باچا خان کی عوامی نیشنل پارٹی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی پختونوں کے لیے
पिछले 100 साल से आवाज़ें उठा रही है। और जब 47 में पाकिस्तान बनाया गया ज़बरदस्ती, तो उस वक्त KPK प्रोविंस पाकिस्तान का जो है वो NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता था। उसमें बाचा खान की सरकार थी, और बाचा खान ने ये हिस्टोरिकल वर्ड्स भी कहे थे गांधी जी को कि आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया है। अब उसी बाचा खान के पड़पोते यानी उनके बेटे वली खान और फिर असफंदियार वली खान और असफंदियार वली खान के बेटे एमल वली खान इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी जो बाचा खान की है उसको लीड कर रहे हैं। और उन्होंने साफ अल्फाज में धमकी देनी अब शुरू कर दी है। पख्तून और बलोच अब धमकियों पे आ गए हैं। तो उन्होंने धमकी दे दी है कि चीफ जस्टिस अगर गुंडे हैं तो हम भी कोई छोटे मोटे गुंडे तो हैं, और हमें गुंडों से निपटना आता है। ज़रा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। अगर इसी तरह आपने लड़ना है तो ठीक है, हम तो जमहूरी लोग हैं, जमहूरी पसंद लोग हैं, हम जमहूरियत करेंगे और आखिरी वक्त तक आइन और कानून के दायरे के अंदर जमहूरी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए अपना अमल जारी रखेंगे। लेकिन अगर कोई अपने आप को बदमाश कहते हैं तो फिर हल्की फुल्की हम में भी शायद आती हो, फिर इस चीफ जस्टिस का जीना मुहाल हो जाएगा। और बदकिस्मती उसके लिए ये है कि कुछ चंद माह रह चुके हैं, उसके बाद हमें पता है इधर फिर एक्स चीफ जस्टिस या रिटायर्ड चीफ जस्टिस बेचारे कुछ वकला के कपड़े पहन के फिर वकालत कर रहे होते, फिर इधर इसके लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं वंस एंड फॉर ऑल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को अपनी कौम के मद्देनजर, अपने अवामी नेशनल पार्टी के सदर होने के नाते, इस सूबे का एक जिम्मेवार होने के नाते, मैं चीफ जस्टिस को ये आखिरी दफ़ा इधर से पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इसके बाद हमें पता चला कि आपकी अदालत कुछ लोगों के लिए फेवरेटिज्म कर रही है तो फिर इस अदालत में आपका बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो अजीज़ दोस्तों, आपने देखा पख्तूनों का ये मसला था। अब आते हैं बलूचिस्तान के इशू पे। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान का इशू पॉलिटिकल नहीं है, यह ह्यूमैनिटेरियन इशू है। बलोच कितने सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोई आवाज़ तक नहीं उठाता, कोई इनकी आवाज़ उठाई हुई को कवरेज भी नहीं देता। इंटरनेशनल मीडिया तो मर जाता है ऐसे इशू के ऊपर। भारत में कोई एक छोटा सा मामला हो जाए तो वॉशिंगटन पोस्ट और पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है। आपको याद होगा अभी लास्ट वीक 3 कश्मीरियों की पिटाई हुई थी भारत की आर्मी के हाथों। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, यहाँ हज़ारों दसियों हज़ारों बलोचों को कत्ल कर दिया गया है, उनका नामो निशान मिट गया है। जो प्रोटेस्टर्स बैठे थे, इसमें एक लड़की ने पोस्टर उठाया हुआ था कि क्या मैं यतीम हूँ, यानी वो पूछ रही है कि मेरे बाप को जो आप उठा के ले गए थे वो ज़िंदा भी है कि मारा गया। किसी भी जमहूरी कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक सिविलाइज सोसाइटी का ये कानून होता है कि आप किसी भी आदमी को किसी भी आरोप के तहत गिरफ्तार करते हैं तो उसको, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है 24 घंटे या 3 दिन के अंदर कोर्ट के पास पेश करें। ये तो कहीं पेश ही नहीं करते, ये तो एडमिट भी नहीं करते कि उसको हमने उठाया है। और कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। ऐसे हज़ारों बलोच अगवा हो चुके हैं। और ये वापस जो मूवमेंट शुरू हुई है वो बालाच खान के ऊपर हुई है, जब बालाच बलोच को उठाया गया उसकी फैमिली के सामने, और फिर उसकी जब लाश मिली, टॉर्चर्ड डेड बॉडी मिली, तो उसकी फैमिली ने प्रोटेस्ट करने शुरू किए। और उस प्रोटेस्ट का इन्होंने जो हाल किया, और औरतों, मैं आपको वो वीडियो दिखा नहीं सकता कि यूट्यूब मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी वीडियो को फ़ौरन बैन कर देता है और चैनल के ऊपर भी पता नहीं 10 पाबंदियां लगाता है। लेकिन ऐसा औरतों को लातों से और हाथों से मार के, बालों से खींच के गाड़ियों में भर के उठा के ले गए, जो प्रोटेस्ट कर रही थी कि हमारा बाप कहाँ है, या भाई कहाँ है, या शोहर कहाँ है, या बेटा कहाँ है। उनके साथ इतना भयानक सलूक। और अब ये इस्लामाबाद में सिट इन बैठ के धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा। और अब बलोच बेटियों ने, ये महानूर बलोच हैं जो कि इनको लीड कर रही हैं, महारंग बलोच, डॉक्टर महारंग बलोच, और वो कह रही हैं कि कब तक हम अपने जवानों को, अपने बाप को, अपने बेटों को, भाइयों को, शोहरों को कुर्बान करते रहेंगे और कोई
बताता तक नहीं है कि कौन बचा हुआ है, कौन मर गया है, किसको कहाँ दफन किया है, अगर मार दिया तो है कुछ नहीं पता चलता। तो इन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 7 दिन में हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो हम फिर मामलात को अपने हाथ में ले लेंगे। इनकी डिमांड्स ये हैं कि सबसे पहले ये इन्फोर्स्ड इनवॉलेंटरी डिसअपियरेंस, एक्स्ट्रा जुडिशल किडनैपिंग, एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर, इनह्यूमन टॉर्चर बंद किया जाए और बिल्कुल इसके ऊपर रोक लगाई जाए। पाकिस्तान की कोर्ट्स इसके ऊपर एक्शन लें। और उनकी जो सबसे बड़ी डिमांड है जो कभी पूरी नहीं होगी वो है कि यूनाइटेड नेशंस अपना फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजे पाकिस्तान में ये चेक करने के लिए कि बलोचों के जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बलोचों पे डिसअपियरेंस हो रही है, टॉर्चर हो रहा है, कत्ल हो रहा है, तो बलोचों के ये सारा फैक्ट फाइंडिंग मिशन यूनाइटेड नेशंस का एक वर्किंग ग्रुप आए और ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन करे। तो ये तो होगा नहीं, आपको पता ही है कि ये यूनाइटेड नेशंस को तो बलूचिस्तान की विज़िट तक की इजाज़त नहीं, फैक्ट फाइंडिंग मिशन तो दूर की बात है। तो अज़ीज़ दोस्तों, सिचुएशन यही है। BNP बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल ये ख़ुद भी चीफ़ मिनिस्टर रहे हैं, इनके फादर अताउल्ला मेंगल भी चीफ़ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन बलोचों को उनसे यही शिकवा होता था कि भाई आज तक आप पाकिस्तान पे भरोसा कर रहे हैं, आज भी आपको उम्मीद है इस पंजाबी आर्मी से, क्योंकि ये पाकिस्तान में रह के पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और पार्लियामेंट में इनको 2-4 सीटें मिल भी जाती हैं, लेकिन इनकी आवाज़ की कोई हैसियत नहीं है, इनकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं होता। जब इमरान खान को सरकार बनानी थी तो ये इनकी 2-4 सीटों की वजह से इनको हुकूमत में लाए, फिर कुछ अरसे बाद इनको एहसास हो गया, तो इनको पता नहीं क्यों हर कुछ अरसे बाद एहसास होता है और फिर अगली सरकार में ये चले जाते हैं। अख्तर मेंगल ने भी अब कह दिया है कि गवर्नर बलूचिस्तान रिज़ाइन करे वरना हम देख लेंगे। तो भाई साहब, पहले तो ये बताओ कि गवर्नर बलूचिस्तान, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के मिनिस्टर्स की औकात क्या है, इनके रेजिग्नेशन से क्या होगा, क्या इनकी कोई हैसियत है? जैसे डॉन अखबार में आरिफा नूर जर्नलिस्ट ने एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो बलोच प्रोटेस्टिंग सिटीज़न्स हैं ये इनमें एक फैक्टर मिसिंग है और वो है बलोच सरदार्स। बलूचिस्तान के 37 बड़े कबीले हैं जिसमें से 3 कबीले रेजिस्ट कर रहे हैं, बाकी सारे गवर्नमेंट की गोद में बैठे हैं। बलूचिस्तान के सारे सरदार बलूचिस्तान में फरारी की रेसिंग के मुकाबले रखते हैं अपने लिए। ये बड़े बड़े महलात में रहते हैं, इनके बच्चे यूरोप अमेरिका में हॉस्टलों में नहीं रहते पढ़ने आते, तो इनके अपने बंगले हैं। वो यूरोप अमेरिका जहाँ पे हमने 33 साल गुजारने के बाद अपना एक छोटा सा घर नहीं बना सके, वहाँ पे इनके बड़े बड़े बंगले हैं जहाँ पे रोज़ शाम को इनकी लग्जरी अय्याशी की पार्टियाँ होती हैं, दुनिया भर की शराब और लड़कियाँ सप्लाई होती हैं। इसमें सिंध के वडेरों के बेटे और बलूचिस्तान के इन करप्ट सरदारों के बेटे, जो कि दोनों आर्मी के एजेंट हैं, अय्याशियाँ करते हैं, वो गायब हैं। वो इन बलोच प्रोटेस्टर्स जो हैं, इनके पास जाके 2 लफ्ज़ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि किस मुंह से जाएंगे। बलूचिस्तान और सिंध के मामलात में आर्मी डायरेक्टली अगर रिस्पॉन्सिबल है तो इनडायरेक्टली ये जागीरदार भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सरदार भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जो आर्मी के हथियार बने हुए हैं। और ग्राउंड पे यही तो वो लोग हैं जो लूटमार करते हैं, जो अत्याचार करते हैं और जो एक ऐसा टेरर का माहौल फैलाया हुआ है जहाँ पे कोई सिविक फैसिलिटीज़ नहीं है सिंध और बलूचिस्तान में, जहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल राइट्स भी नहीं है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये हैं बलूचिस्तान के सरदार और इस वक्त बलूचिस्तान का एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। आई होप कि बलूचिस्तान का मामला जल्द हल हो जाएगा। अज़ीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।